इंडिया में बहुत से बैंकिंग फ्रॉड्स हुए हैं और अभी भी होते रहते हैं। बट ये फ्रॉड्स होते क्यों हैं? क्योंकि शायद लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं है। और जब ये फ्रॉड बढ़ते हैं तब उसकी अवेयरनेस के लिए गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट्स वगैरह करती है, जिससे हम अब अवेयर रहने लग गए हैं कि हमें ओटीपी नहीं देना है, पिन शेयर नहीं करना है। बट स्टॉक मार्केट फ्रॉड्स जो कि इतने टाइम से होते आए हैं उसके बारे में अभी भी काफ़ी कम लोगों को अवेयरनेस है। तो इस वीडियो के थ्रू आज हम वो चीज़ें डिस्कस करेंगे जो एज अ ट्रेडर एंड इन्वेस्टर आपको पता होनी चाहिए। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टिकर। मैं हूं कीर्ति और आज हम डिस्कस करेंगे अगर स्टॉक ब्रोकर बंद हो जाती है तो क्या होता है और आपको क्या करना चाहिए, और क्या स्टॉक मार्केट ब्रोकर्स आपके पैसे और शेयर्स लेके भाग सकते हैं। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करने जा रहे हैं किसी ब्रोकर के पास या ऑलरेडी आपका अकाउंट है तो आपके भी दिमाग में ये क्वेश्चंस तो पक्का आए होंगे कि क्या आपके शेयर सेफ रहेंगे या नहीं। और ये क्वेश्चंस आए भी क्यों ना, इंडिया में कुछ ही सालों में काफ़ी केसेस हो चुके हैं जिसमें छोटे बड़े ब्रोकर्स सभी के कुछ ना कुछ इश्यूज हुए हैं। तो ये सवाल आना जायज़ है। बट मोस्ट ऑफ दी लोगों को ये भी क्वेश्चन आता है कि क्या ब्रोकरेज फर्म फेल हो सकती है, यानी वो तो सिर्फ ट्रेड करवा रही है और कमीशन ले रही है और उनका कमीशन भी हमारे ट्रेड करने पे डिपेंड करता है, तो ये फेल कैसे हो सकती है। तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा ब्रोकर के रोल को। तो बेसिकली ब्रोकर एक इंटरमीडिएटर है बायर और सेलर के बीच में। अगर सपोज मैं बायर हूँ और मैंने रिलायंस का शेयर परचेज किया तो ब्रोकर का ये रोल रहेगा कि वो देखे कि मेरे पास उतने फंड्स है लेने के लिए कि नहीं, और जो सेलर है जो मुझे रिलायंस की शेयर दे रहा है उसके पास वो शेयर है या नहीं। तो सपोज मैंने शेयर परचेज कर लिए और मेरा अमाउंट भी डिडक्ट हो गया बट मुझे शेयर डिलीवर ही नहीं हुए हैं क्योंकि सेलर के पास थे ही नहीं। तो फिर ये ब्रोकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो शेयर्स मुझे डिलीवर करे। और अगर ब्रोकर ने मुझे शेयर्स नहीं डिलीवर किए या कंपनसेशन नहीं दिया तो जो सेलर था उस पर तो चार्जेस लगेंगे ही, बट ब्रोकर के अगेंस्ट भी हम कंप्लेन कर सकते हैं और फिर उन्हें रेगुलेटर डिफॉल्टर घोषित कर देगा। और सिर्फ इन्हीं केसेस पे नहीं, और भी कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें आप अपने ब्रोकर के अगेंस्ट कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। जैसे कि अगर वो आपका आईडी पासवर्ड मांग रहे हो ट्रेड प्लेस करने के लिए, या फिर वो आपको ऐसे ट्रेड कॉल्स प्रोवाइड करते हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल ना हो या बिना आपके कंसेंट के ट्रेड कर रहे हो। अब बात करते हैं कि अगर आपका ब्रोकर बैंकरप्ट या डिफॉल्टर डिक्लेयर कर दिया जाता है तो उस केस में आपके शेयर्स के साथ क्या होता है। तो ऐसे केसेस में आपके शेयर्स सेफ भी हैं और अनसेफ भी, क्योंकि ब्रोकर तो सिर्फ एक इंटरमीडिएटर है, यानी वो आपको सिर्फ एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है ट्रेडिंग के लिए। बट आपके जो शेयर स्टोर हो रहे हैं वो हो रहे हैं CDSL और NSDL पे। अब ये CDSL और NSDL क्या है? इन्हें डिपॉजिटरी कहा जाता है और ये गवर्नमेंट बैक्ड कॉरपोरेशंस हैं। तो टेक्निकली आपके शेयर्स आपकी ब्रोकर के पास स्टोर नहीं होते हैं। तो इन केस आपकी ब्रोकरेज फर्म को कुछ हो जाता है तो आपके शेयर्स पूरी तरीके से सुरक्षित रहेंगे। अब आप सोचेंगे कि फिर अनसेफ क्यों होते हैं? अनसेफ उन केसेस में है जब आपके शेयर्स आपको सेटल होके मिले ही ना हो। सपोज आपने ट्रेड प्लेस किया बट वो शेयर्स आते तो 2 दिन बाद हैं बट पैसे तो तुरंत डिडक्ट हो जाते हैं। तो उन केसेस में आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स आए ही नहीं, और उस बीच अगर ब्रोकर के साथ कुछ हो जाता है तो आपके शेयर्स भी रिस्क में हैं। और या तो आपने अपने शेयर्स को प्लेज करके मार्जिन लिया है तो उस केसेस में भी आपके शेयर्स अनसेफ हैं, क्योंकि ये सब ब्रोकर्स के पूल अकाउंट में रहता है। तो अगर ब्रोकर को कुछ होता है तो आपके शेयर्स भी उतने ही रिस्क पे होते हैं। बट अगर आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स हैं और तब ऐसा कुछ होता है तो फिर टेंशन की बात नहीं होती है और आप इन शेयर्स को दूसरे ब्रोकरेज फर्म में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जिसका प्रोसीजर आप अपने न्यू ब्रोकर से पूछ सकते हैं। बट हाँ, जब डिफ़ॉल्ट करने वाली ब्रोकर पे केस चल रहा हो या सेबी का इन्वेस्टिगेशन, तो उन केसेस में शेयर ट्रांसफ़र में थोड़ा टाइम लग सकता है। बट क्या हमारे डीमैट में सिर्फ शेयर्स ही रहते हैं? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के अकाउंट में तो मे बी सिर्फ शेयर्स ही रहते हैं, बट एक ट्रेडर के ट्रेडिंग अकाउंट में मोस्ट ऑफ द टाइम्स फंड्स भी रहते हैं। तो फिर उन फंड्स का क्या होता है? सेबी ने क्वार्टरली सेटलमेंट का एक रूल इंट्रोड्यूस तो किया था जिसमें अगर वो फंड्स 60 to 90 डेज के बीच में यूटिलाइज नहीं होते हैं तो ब्रोकर उसे वापस बैंक अकाउंट में रिफंड कर देता है। बट अगेन, अगर उसी बीच ब्रोकर के साथ कुछ इशू हो जाए तो अगर आपके पैसे बैंक में डिपॉजिटेड है तो वो बैंक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर शेयर्स है तो डिपॉजिटरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर ट्रेडिंग अकाउंट में आपके कुछ पैसे हैं
तो वो ब्रोकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अब अगर ब्रोकर डिफ़ॉल्ट करता है या फिर बैंकरप्ट होता है तो मान लीजिए कि आपका ट्रेडिंग बैलेंस लॉस में गया, क्योंकि अगर ब्रोकर बैंकरप्ट हो गया तो फिर अमाउंट रिकवर करना बहुत मुश्किल है। पर हाँ, सेबी ने अलग से एक फ़ंड क्रिएट किया है जिसे इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फ़ंड कहा जाता है। बट इन चीज़ों का प्रोसीजर काफ़ी लंबा होता है और चांसेस भी बहुत कम होते हैं कि अमाउंट रिकवर हो जाए। इंडिया में काफ़ी सारे ब्रोकर्स को एक्सपेल कर दिया गया है क्योंकि उन्होंने अपने क्लाइंट्स की सिक्योरिटीज़ और फंड्स को मिसयूज़ किया है। अगर आप सोच रहे होंगे कि वैसे ही शेयर मार्केट इतना रिस्की होता है, ऊपर से अब ये ब्रोकर भी अनसेफ है, तो ऐसे में इन्वेस्ट करें भी या नहीं? हमने ये वीडियो आपको डराने के लिए नहीं बट अवेयर करने के लिए बनाया है। तो कुछ चीज़ों का आपको ध्यान हमेशा रखना चाहिए, जैसे कि आपका ब्रोकर एक कस्टोडियन है आपके फंड्स और सिक्योरिटीज़ का, तो आपको केयरफुली किसी भी ब्रोकर को चूज़ करना चाहिए। अगर आप किसी ब्रोकर के पास अकाउंट खुलवा रहे हैं या ऑलरेडी है तो आप देख सकते हैं कि वो कितना रेप्यूटेटेड है। वैसे तो हमने पास्ट में रेप्यूटेटेड ब्रोकर्स के अगेंस्ट भी काफ़ी केसेस देखे हैं, बट आप एक्सचेंज की साइट पर जाकर चेक कर सकते हैं कि नंबर ऑफ कंप्लेंट्स कितनी है, और आप ये भी देख सकते हैं कि उस पर्टिकुलर ब्रोकर के नंबर ऑफ क्लाइंट्स कितने हैं। सेकेंडली, हम आपको ये सजेस्ट करेंगे कि कभी भी आप आइडियल ट्रेडिंग बैलेंस मत रखिए। वैसे भी अमाउंट ऐड करना या विड्रॉ करना 2-3 मिनट का काम है, तो जब ज़रूरत हो तभी अपने फंड्स को ऐड कीजिए। जैसे कि हमने आपको बताया था कि शेयर्स डिपॉजिटरी के पास रहते हैं, तो ज़रूरी नहीं आपका ब्रोकर जो आपको पोर्टफोलियो सेक्शन में शेयर्स दिखा रहा है वो एक्चुअल में आपके डीमैट अकाउंट में हो। तो उसके लिए आप NSDL और CDSL के ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आप अपने शेयर्स देख सकते हैं कि वो एक्चुअली आपके डीमैट अकाउंट में है भी या नहीं। अपार्ट फ्रॉम दिस, हमने ये भी देखा है कि मोस्ट ऑफ द ब्रोकर POA मांगते हैं, यानी पावर ऑफ अटॉर्नी, और ये देने में हर क्लाइंट के मन में एक सवाल तो ज़रूर आता है कि क्या मेरे POA का गलत इस्तेमाल हो सकता है। तो इसका भी एक सल्यूशन ये है कि अगर आप अपने ब्रोकर को POA नहीं देना चाहते हैं तो CDSL ने एक प्रोसेस शुरू किया है जिसमें आप T-PIN, जो कि एक पासवर्ड की तरह होता है, उसे यूज़ करके अपने शेयर्स की सेलिंग कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को भी, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आती रहे। थैंक यू।